ये है रामगढ़, राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी के घर और बड़े बड़े खेतों से घिरी ये हवेली है गोपी निवास। आज भले ही इस हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, खिड़कियां टूटी और प्लास्टर उखड़ चुका है, पर एक जमाना था जब ये हवेली गांव की शान थी। यहाँ गोपाल, एक साधारण सा दर्जी, अपने बड़े पूरे परिवार के साथ में रहते थे। गोपाल का साधारण दर्जी से गोपाल सेठ बनने का सफर थोड़ा अजीब था। उनका हुनर केवल सिलाई तक सीमित नहीं था, वो अपनी अदाकारी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। रामलीला में जब वो सीता या मंदोदरी का किरदार निभाते तो बड़े बड़े सूरमा भी उनके सामने फीके पड़ जाते। उनकी चाल, उनकी आवाज और उनकी अदाएं इतनी असली लगती कि नए दर्शक तो उन्हें स्त्री ही समझ लेते। प्यार से लोग उन्हें गोपी सेठ भी बुलाते और उनकी कला पर वाह वाह करते और पैसे लुटाते नहीं थकते। पर होनी को कौन टाल सकता था। अपने जीवन के 50वें पड़ाव पर गोपी सेठ का शरीर एक ऐसी बीमारी से हार गया जिसने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया, टीबी। गांव में लोग दबी जुबान में कहते थे कि ये उनकी हुक्के की लत का नतीजा था। वो हुक्का जो ना जाने कितने लोगों के मुंह से होकर गुजरता था, उसकी कश गोपी सेठ के फेफड़ों पर भारी पड़ गई और फिर उनकी मौत का कारण बनी। गोपी सेठ की मौत के बाद हवेली में उदासी और गरीबी छा गई। उनके 2 बेटे थे, रमाकांत और शशिकांत। पिता की छत्र छाया उठते ही रमाकांत का छोटा मोटा कारोबार भी लड़खड़ाने लगा और शशिकांत को तो गांव में कोई ढंग का काम मिला ही नहीं, बस चल रहा था। धीरे धीरे आपसी मतभेद गहरे होने लगे और दोनों भाइयों के बीच पहले जैसी बात नहीं रही। परिवार ने हवेली में 2 अलग अलग रसोई बना ली थी। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और दिन ब दिन दाल रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता जा रहा था। गोपी सेठ की पत्नी ममता देवी अब भी परिवार की नींव थी, पर बेटों की बढ़ती दूरियों और आर्थिक तंगी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। कहीं ना कहीं दोनों बेटे अपनी इस दुर्दशा का कारण अपने पिता के पितृदोष को मानते थे, क्योंकि वो गोपी सेठ की उस अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार नारी वेश में किया जाए। गांव वाले क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, इस लोक लज्जा के डर से उन्होंने अपने पिता की इस इच्छा को किसी के सामने उजागर ही नहीं होने दिया। रमाकांत शांत और पुराने विचार वाला था, जबकि शशिकांत थोड़ा तेज था और गांव से बाहर निकलना चाहता था। उसे गांव से जुड़ी कुछ पुरानी यादों से जल्द छुटकारा पाना था, खासकर अपने पिता का वो नारी रूप। बचपन से ही उसे अपने पिता की औरतों वाली अदाओं के लिए ताने सुनने पड़ते थे। स्कूल में बच्चे उसे छेड़ते थे, देखो गोपी सेठ का बेटा। अरे गोपी सेठ का बेटा नहीं, गोपी बहू का बेटा। शशिकांत का खून खोल उठता था, पर कुछ कर भी नहीं पाता था। गांव के बड़े भी अक्सर मजाक में बोली देते थे, अरे तेरा बाप तो एकदम औरत लगता है रे, तू भी सीख ले थोड़ा एक्टिंग। ये सब सुनना शशिकांत को जहर लगता था, लेकिन गोपी सेठ तो अपने इस नारी वेश में इतना सहज महसूस करते थे कि कई बार तो अपने घर में भी नारी वेश में ही घूमते रहते थे। स्टेज पर अभिनय से पहले कई घंटों तक अपने उस खास कमरे में वो खुद को बंद करके तैयारी करते रहते। कई बार तो ऐसा लगता कि जैसे वो अपनी आवाज बदल बदल कर खुद से ही बातें कर रहे हैं। पर एक अजीब बात थी, गोपी सेठ उस कमरे में किसी को भी नहीं जाने देते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। उसमें झाड़ू लगाना, उसमें चीजें जमाना, सब गोपी सेठ करते थे। एक बार शशिकांत ने बचपन में अनजाने में उस कमरे में घुसकर उनकी एक ब्लाउज पहन ली थी, जिसके लिए गोपी सेठ ने उसे खूब पीटा और तभी से उसे अपने पिता के उस रूप से नफरत हो गई थी। पर गोपी सेठ ऐसा क्यों थे, इसकी कहानी कुछ और थी। सालों पहले जब गोपाल सेठ जवान थे, वो दर्जी का काम करते थे। उनके पास सिलाई का हुनर था, पर कोई पहचान नहीं थी। एक शाम अपनी दुकान से लौटते समय वो अपनी साइकिल पर रास्ते में चल रहे थे। रात लगभग होने वाली थी। अचानक गोपाल सेठ ने देखा कि ठीक उनके सामने एक बूढ़ी दुबली पतली औरत लड़खड़ाते हुए चल रही थी। औरत ने ठोकर खाई और जमीन पर गिर पड़ी। दया से भरकर गोपाल सेठ ने अपनी साइकिल रोकी और तेजी से उतरकर उस औरत को उठाने में मदद की। अरे रे रे अम्मा, उठो 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 उठो। उस औरत की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। गोपाल सेठ ने पूछा, अरे माई कहाँ जा रही हो? वो बूढ़ी औरत बोली,
पास ही के गांव में जा रही थी बेटा, अंधेरा हो गया है ना, नहीं दिखा, गिर गई। गोपाल सेठ ने बिना सोचे समझे दया भाव से, आओ अम्मा मेरी साइकिल पे बैठो, मैं छोड़ दूंगा आपको अगले गांव तक, बैठ जाओगे ना। उस बूढ़ी औरत को अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर गोपाल सेठ गांव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा क्या तुम दर्जी का काम करते हो? गोपाल सेठ को थोड़ी हैरानी हुई। हाँ माई, मैं दर्जी का काम करता हूँ। उन्होंने सोचा कि उस बूढ़ी अम्मा ने उनके थैले को देखकर शायद अनुमान लगा लिया था, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं। पर उस औरत ने अगली बात जो कही उससे गोपाल सेठ के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, तुम्हारी पत्नी ने जो ब्लाउज दिया था सिलने को, वो आज तुम दुकान पे ही भूल आए हो। गोपाल सेठ को तो जैसे करंट लग गया। ये बात बिल्कुल सच थी। सुबह उनकी पत्नी ममता ने उन्हें ब्लाउज सिलने को दिया था और हड़बड़ी में गोपी सेठ उसको दुकान में ही भूल आए। ये बात उनके अलावा कोई और कैसे जान सकता था? गोपी सेठ ने तुरंत साइकिल रोकी और उस बूढ़ी महिला से पूछा, अम्मा तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? उस औरत ने कहा, बेटा अगर तू गरीबी दूर करना चाहता है, अपने हुनर को पहचान दिलाना चाहता है, तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुझे वो कला दूंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जब तू मंच पे उतरेगा तो लोग तुझे देवी समझेंगे। तेरी चाल, तेरी आवाज, तेरी अदा सब इतनी असली होगी कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। धन, यश, सम्मान सब तेरे कदमों में होगा बेटा। गोपाल हैरान थे। उनके भीतर हमेशा से एक अभिनेता छिपा था जो गरीबी और पहचान की कमी के कारण कभी उभर नहीं पाया। उन्हें लगा कि इस औरत में कुछ तो बात है। उन्होंने पूछा, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या तुम जादूगरनी हो? वो बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। आंखों में चमक थोड़ी और गहरी हो गई। उसने कहा, बेटा तुझे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। गोपाल सेठ ने एक पल को मजाक में कहा, हाँ माई चाहिए ना। उस बूढ़ी औरत ने गोपी सेठ को अपने कमर से बंधी एक छोटी पोटली से घुंघरू निकालकर थमा दिए और फिर उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया। और गोपाल सेठ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, हो जाएगा, अब मुझे अगले गांव छोड़ दे। गोपी सेठ उन्हें साइकिल पर चढ़ाकर वापस आगे बढ़े। रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अब से हर पूर्णिमा को तुझे पूजा करनी है, पर पूजा की एक शर्त है कि वो पूजा तुझे केवल नारी वेश में करनी है और अकेले करनी है। गोपाल सेठ को वो औरत थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि क्या पता उसकी बात सच हो। जब गोपाल सेठ उस गांव जहां उस बूढ़ी औरत को उतरना था उसके पास पहुंचे और अम्मा को उतारने के लिए साइकिल रोकी, तो वो हैरान रह गए। उनकी साइकिल पर पीछे तो कोई था ही नहीं और ना ही दूर दूर तक वो औरत दिखी। वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। गोपाल सेठ के पसीने छूट गए। वो डर के मारे जल्दी जल्दी साइकिल दौड़ाते हुए घर पहुंचे। उस रात उनकी आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने अपनी पत्नी ममता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन गुजर गए। जिंदगी वैसे ही मुश्किलों में चल रही थी। फिर एक दिन पूर्णिमा को गोपाल सेठ ने पक्का कर लिया कि आज वो उस बूढ़ी अम्मा के बताए टोटके को करके देखेंगे। वैसे भी क्या बुरा हो सकता था इसमें। गोपाल सेठ ने अपनी पत्नी ममता के कपड़े चुपके से लिए और कमरे को बंद करके उसमें पूजा करने लगे, ठीक उसी तरीके से जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने बताया था। पूजा करके उस रात वो सो गए। उस दिन के बाद से उनकी दुकान पर कपड़ों की सिलाई के लिए लोग पहले से ज्यादा आने लगे। अच्छी कमाई होने लगी। साथ ही एक और बदलाव जो गोपी सेठ में आया कि वो अब महिलाओं के गानों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे। उनके पैर अपने आप थिरकने लग जाते थे। शुरुआत में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ चुका था कि बूढ़ी अम्मा ने झूठ नहीं बोला था।
कई बार घर में उस कमरे को बंद करके पुराने टेप रिकॉर्डर पर गाने लगाकर खूब नाचते थे और कई बार ऐसे ही चलते चलते स्त्री की तरह बातें करने लग जाते। अभिनय में इतना डूब जाते कि लगता है वो सच में स्त्री है। अब की बार तो उन्होंने गांव की रामलीला में भी भाग लिया। उनकी अदाकारी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे अब गांव से केवल गोपाल सेठ की वो स्त्री वाली अदाकारी देखने के लिए लोग आने लगे। उन्हें खूब नाम, पैसा और शोहरत मिली। घर वालों ने भी गोपी सेठ के इस नए रूप को स्वीकार कर लिया था और गोपी सेठ ने अब पुराने घर की जगह अपना नया हवेली का काम शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली बन गई। गोपाल सेठ की मौत के बाद से ही नाम, पैसा और शोहरत कम होता चला गया और अब वो खास कमरा बंद ही रहता था। एक दिन शाम को उनके गांव का ही दयाशंकर हवेली में आया। उनके आने से रमाकांत ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि 10-12 साल पहले उनके और दयाशंकर के परिवार के बीच खेत की जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ा हो गया था। हालांकि गांव की चौपाल में जब वो मामला आया तो दयाशंकर के पिता और दयाशंकर के चाचा को दोषी पाया गया और बाद में गोपी सेठ और दयाशंकर के परिवार ने आपस में मामला सुलझा लिया। लेकिन उस दिन के बाद से दिलों में दूरियां बढ़ गई। ये घटना जब हुई, दयाशंकर उस समय छोटा था, लेकिन अब वो शहर जाकर जमीन खरीदने बेचने का धंधा करने लगा था। उसकी बढ़िया वो शहरी वेशभूषा देखकर लग रहा था कि वो बहुत बढ़िया कमा रहा है। आज काफी साल बाद दयाशंकर उनके घर आया था। वो चाहता था कि गिले शिकवे भुला दिए जाएं और गांव के ही उनके पुश्तैनी घर में स्वामणी प्रसाद और जागरण के कार्यक्रम में रमाकांत और शशिकांत दोनों का परिवार आए। बातों ही बातों में उसने हवेली खरीदने का प्रस्ताव भी रख दिया। दयाशंकर ने केवल पैसों का प्रस्ताव नहीं रखा था, उसने शशिकांत के उस बेचैन चेहरे को भी पढ़ लिया था। वो बोला, अरे शशिकांत भैया, गांव में क्या रखा है, शहर में देखो पैसा ही पैसा। आप जैसे तेज दिमाग वाले इंसान के लिए तो दिल्ली मुंबई खुली पड़ी है। ये हवेली, इस हवेली में बैठे बैठे थोड़ी होगा। और फिर वो रमाकांत की तरफ मुड़ा, रमाकांत भैया, मैंने सुना है कारोबार ठीक नहीं चल रहा आपका, और वैसे भी इस हवेली को कौन खरीदेगा, इतनी कीमत मैं दे रहा हूँ उतना तो कोई नहीं देगा आप लोगों के लिए। ये तो बस दयाशंकर का प्यार है जो आपके पुरखों की निशानी को संवारना चाहता है। उसकी बातों में जहर था जो सीधा शशिकांत के लालच और रमाकांत की मजबूरी पर वार कर रहा था। उसने एक बड़ी रकम बताई जो उस समय के हिसाब से रामगढ़ जैसे गांव की हवेली के लिए तो बहुत ज्यादा थी। दयाशंकर चला गया था, पर शशिकांत ने तो जैसे शहर में बसने के सपने देखने शुरू कर दिए। शशिकांत रमाकांत से बोला, रमाकांत भैया देखो, इतनी अच्छी डील नहीं मिलेगी, गांव की इस हवेली की इतनी कीमत कोई नहीं देगा, अभी तो मौका है, बेच देते हैं इसको। वैसे भी इस पुरानी भूत बंगले में दम घुटता है मेरा। रमाकांत ने मां की तरफ देखा। ममता देवी की आंखों में दर्द छलक उठा। उन्होंने बुदबुदाया, तुम्हारे बाबूजी को इस हवेली से बहुत लगाव था रमाकांत। लेकिन शशिकांत ने लगभग चीख कर कहा, माँ बाबूजी होते तो भी यही करते क्या, वो नहीं चाहते क्या हम आगे बढ़े। ये हवेली नहीं है, कैद है ये। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम इस हवेली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। क्या? शशिकांत के मन में दो चीजें चल रही थी। एक तो वो गांव से दूर रहकर अच्छी कमाई करना चाहता था और दूसरी वो अपने पिता से जुड़ी नारी वेश की यादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। उसकी रातें बेचैनी में कटने लगी। उसकी पत्नी को भी इस बेचैनी का कारण समझ नहीं आता था। क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही? खैर, जागरण वाले दिन शशिकांत अपने भाई रमाकांत के साथ हवेली बेचने की बात पक्की कराया। लेकिन फिर अचानक हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे शशिकांत की पत्नी प्रिया रसोई में काम कर रही थी, अचानक उसे पीछे से पायल की धीमी खनकती आवाज आई। प्रिया डर के पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। कौन है? उसे लगा कि ये उसका वहम था। कुछ दिन बाद रमाकांत और राधा अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही है। आवाज इतनी असली थी कि राधा उठकर बैठ गई। आवाज हवेली के बंद पड़े उस हिस्से से आ रही थी जहां गोपी सेठ का वो रहस्यमय कमरा था। साथ ही एक अजीब सी गंध घर में आने लगी, जैसे कोई बासी धूपबत्ती की गंध होती है, ठीक उसी तरीके की। और ऐसे ही एक रात शशिकांत जब उठा, उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी हवेली क्यों बेच रहा है? शशिकांत पसीने से भीग गया। उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा, शायद बापूजी थे।
उसकी नफरत और डर एक साथ टकरा गए। पहले तो उन्होंने आपस में इस बारे में बात ही नहीं की, लेकिन फिर एक दिन बातों ही बातों में हवेली में हो रही घटनाओं का जिक्र हुआ। दोनों भाइयों की बात सुनकर ममता देवी ने कांपते हुए कहा, वो जरूर बाबूजी की आत्मा है, उनको इस घर से बहुत लगाव था। तो मत बेचो बेटा इस हवेली को, हम इतने साल से भी तो रह रहे थे यहाँ। शशिकांत गुस्से में बोला, माँ ये मन का वहम है, बाबूजी ऐसी हरकत करेंगे, वो नहीं चाहते क्या हम आगे बढ़े? ये सब दिमाग का खेल है, डरो मत। वो इन घटनाओं को मानने से इनकार करता रहा, पर भीतर ही भीतर वो इन सब से परेशान भी था। दयाशंकर इन बातों से अनजान था। सौदा जल्दी पक्का हो गया। काफी मशक्कत के बाद हवेली बिक गई। रमाकांत ने भारी मन से कागजों पर दस्तखत किए, जबकि शशिकांत के चेहरे पर अजीब सी राहत थी। दयाशंकर वादे के मुताबिक आधा पैसा दे चुका था और 2-4 दिन में हवेली खाली कर देने के बाद वो बाकी पैसा देने की बात कहकर चला गया। रमाकांत और शशिकांत हवेली खाली करने में लग गए। ठीक 3 दिन बाद दयाशंकर हवेली खाली करवाने के लिए फिर से आ धमका, लेकिन आज उसकी बोली में थोड़ा कड़कपन था। रमाकांत बोला, हवेली खाली कर रहे हैं भैया, पैसों का इंतजाम हो गया? दयाशंकर बोला, और कौन से पैसे? पैसे तो दे चुका हो ना? रमाकांत बोला, लेकिन वो तो आधे पैसे दिए थे आपने। दयाशंकर अपनी कुटिल आवाज में बोला, वो पैसे पूरे हैं, ये देखो कागज। मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है क्या? दयाशंकर की बात सुनकर रमाकांत दंग रह गया। दरअसल उस दिन दयाशंकर ने होशियारी दिखाते हुए जल्दी जल्दी जमीन के कागज पलटे और उन कागजों पर भी साइन करवा लिया, जिसमें लिखा था कि रमाकांत और शशिकांत ने दयाशंकर से पैसा उधार लिया है और उस पैसे को नहीं चुका पाने के कारण वो दोनों भाई उन पैसों के बदले हवेली दयाशंकर को बेच रहे हैं। उसने कई सरकारी अफसरों को पैसे खिलाकर जमीन के कागज भी अपने नाम से करवा लिए थे। रमाकांत गुस्से में फट पड़ा, ये क्या बदमाशी है दयाशंकर, ये कैसे हो सकता है? इतना फर्क कैसे भाई? तुमने हमें धोखा दिया है। अचानक लाइट चली गई, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी सबने देखा कि हवेली में बाबूजी वाले कमरे की ओर हल्की रोशनी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सीढ़ियों से उतरते घुंघरू की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही है। एक पल के लिए लगा कि बाबूजी कहां से आ गए, लेकिन फिर सब चौंके। हाथ में लालटेन पकड़े वो शशिकांत था, पर आज उसकी चाल में वो अजीब सी लचक थी, जैसे कोई स्त्री चलती हो। उसकी आवाज थोड़ी बारीक हो गई थी, जैसे गोपी सेठ की हुआ करती थी जब वो स्त्री बनते थे। उसने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके कहा, ओहो, तुम तो बहुत चालाक निकले दयाशंकर। जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हवेली खाली नहीं होगी। शशिकांत के इस बदले हुए हाव भाव और आवाज से दयाशंकर थोड़ा अवाक रह गया, पर वो डरा नहीं। दयाशंकर ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, अरे क्या बात है शशिकांत भैया, आप तो एकदम बाबूजी की तरह एक्टिंग करने लगे। वाह, बहुत खूब। जब ये एक्टिंग का भूत उतर जाए तो कल तक हवेली खाली कर देना, समझे? वरना अब की बार मैं अकेला नहीं आऊंगा और वो हालत करूंगा तुम्हारी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। दयाशंकर धमकी देकर चला गया। दयाशंकर के जाने के बाद सबने शशिकांत की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से में दयाशंकर को जाते हुए देख रहा था। अचानक शशिकांत बेहोश हो गया। सबने उसे जल्दी से संभाला। बेहोशी की हालत में भी शशिकांत कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था और गोपी सेठ का वो रहस्यमय कमरा अब खुला पड़ा था। रात को दयाशंकर अपनी पुश्तैनी घर में लेटा था, पर नींद कोसों दूर थी। तभी उसे कमरे की छत से आती हुई पायल की धीमी खनकती आवाज सुनाई दी, जैसे ऊपर कोई हो। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो बुदबुदाया, कौन है छत पे? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। रात को छत पर जाने की हिम्मत नहीं। ये सिलसिला रुका नहीं। अगली सुबह जब वो आईने में अपनी दाढ़ी बना रहा था, तो अचानक उसकी आंखों के सामने उसके पीछे खड़ी एक औरत की परछाई उभरी और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। जयशंकर के हाथ से उस तरह गिर गया। उसके मन में बचपन की एक तस्वीर कौन थी, गोपी सेठ का वो नारी रूप जब होली के समय वो चुड़ैल बनते थे और सब बच्चों को डराते थे। दयाशंकर का वो चुड़ैल वाला रूप हमेशा अजीब और डरावना लगता था। ये नहीं हो सकता, वो कांपते हुए होठों से बुदबुदाया। अगले कुछ घंटों में उसे लगा कि वो परछाई उसका लगातार पीछा कर रही। चले जा, चले जा।
वो इतना डरा हुआ था कि उसने गांव के ही एक आदमी को रमाकांत और शशिकांत के पास भेजकर माफी मांगी और उसने अपने खर्चे पर ईमानदारी से पूरे कागजात में दोबारा से वो जमीन दोनों भाइयों के नाम करवाई और खुद शहर चला गया। और फिर गांव ने एक नया चमत्कार देखा। गोपाल सेठ की जगह अब शशिकांत रामलीला और नाटकों में अभिनय करने लगा। अपने पिता की ही तरह वो स्त्री किरदार निभाता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उसे भी गोपाल सेठ जैसी ही शोहरत और सम्मान मिलने लगा। शशिकांत अब अपने पिता के उस नारी रूप से नफरत नहीं करता था, बल्कि उसके दिल में तो अपने पिता के लिए सम्मान और अधिक बढ़ गया। अब परिवार एकजुट था और शायद उसे अपने पिता के उस अधूरे जीवन का एहसास भी हो रहा था जिसे अब वो खुद जी रहा था। उस हवेली का वो रहस्य अब केवल शशिकांत के अंदर था, एक ऐसा रहस्य जो अब एक पीढ़ी आगे बढ़ चुका था। तो दोस्तों, अगर आप गोपी सेठ की जगह होते तो क्या अम्मा से वो घुंघरू लेते? कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये नई कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीक। बाय बाय, गुड नाइट।